नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। ड्रेनेज का मतलब होता है द रिवर सिस्टम ऑफ एनी एरिया, यानी किसी भी जगह का नदी प्रणाली तंत्र। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नदी प्रणाली तंत्र। तो ये ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो नदियों का देश है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी नदी बहती हैं। तो हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। कुछ नदी के नाम जो इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, इंदस है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, ताप्ती है, सोन है, गंडक है, कोसी है। बहुत सारी नदी हैं, यानी कि नदी तंत्र जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, बहुत नदियाँ हैं। तो हम लोग को सभी नदी के बारे में नहीं पढ़ना है। जो मुख्य नदियां हैं, जो देश के इकोनॉमी में और देश के और भी डेवलपमेंट में क्या सहायता करती है, और ये नदियां जो है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है। नदियां जब निकलती है अपने मार्ग से, तो फिर रास्ते के बीच में कितने आकृति बनाती है, क्या क्या रूप लेती है, ठीक है। कौन सी नदी किस स्टेट से बहती है, किस नदी कौन सी नदी कितनी लंबी है, तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरे नदी प्रणाली तंत्र को दो भाग में बांट दिया गया है। एक वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है उसको हिमालयन रिवर कहा जाता है, और ऐसी नदियाँ जो मध्य प्रदेश से नीचे पेनिसुला में है तो वैसी नदियों को पेनिसुला रिवर कहा जाता है। तो पेनिसुला का मतलब होता है द एरिया विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड। वैसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम लोग पेनिसुला कहते हैं। तो पेनिसुलर रिवर और हिमालयन रिवर दो रिवर सिस्टम है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम का 3 नदी, इंदुस, ब्रह्मपुत्र और गंगा और यमुना, है ना, 4। तो 4 नदी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साउथ की जो नदियां हैं, मध्य प्रदेश से लेके कन्याकुमारी तक की जो नदी फैली हुई है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बीच में फिर नर्मदा और ताप्ती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, नदी प्रणाली तंत्र। ड्रेनेज का मतलब होता है रिवर सिस्टम, किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम, ठीक है। फिजिकल मैप हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा आप लोग को, है ना, मैप में ब्लू कलर का ऐसा बहुत सारा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो सारी जो है नदियाँ हैं, ठीक है, जो है वो सब कहीं ना कहीं जाती है, या तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है या तो अरबियन सी में मिलती है, ठीक है। तो लार्ज वाटर बॉडीज़ कहा जाता है रिवर्स को। तो मेन रिवर हो गया, बड़ा बॉडी हो गया वाटर का। उसके बाद लेक हो गया, उससे बड़ा समुद्र हो गया, उससे बड़ा ओशन हो गया, ठीक है। सब छोटा में आ गया तो आपका लेक, उससे छोटा आ गया पॉन्ड, लेक से बड़ा आ गया रिवर, रिवर से बड़ा आ गया सी, और सी से बड़ा आ गया ओशियन, ठीक है, समुद्र, महासागर। अब जो एरिया नदी के द्वारा, एक सिंगल नदी के द्वारा ड्रेन की जाती है, यानी सारा जो अपना नदी, जो कोई एक नदी अपना सारा तलछट जहाँ जमा करता है, और नदी का दोनों किनारा, यानी जहाँ से नदी बहती है और उसका पूरा एरिया और जितना वो अगल बगल में किनारा है, उसको पूरे को ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो और जो दो नदी प्रणाली तंत्र, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि 2 नदियाँ हैं, उसका अपना अपना एक एरिया है। एक ये प्रणाली तंत्र है और एक मेन नदी बह रही है, और उसके बाद बहुत सारा उसका ब्रांचेस है। फिर इसमें भी एक नदी है और बहुत सारा ब्रांचेस है, और बीच में उभरा हुआ भाग है जिसको हम लोग वाटर डिवाइड बोलते हैं। जब 2 रिवर सिस्टम को कोई एरिया बांटता है तो उसको हम लोग वाटर डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पढ़ना है। ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया में है वो ब्रॉडली डिपेंड करता है कि यहाँ का फिजिकल फीचर्स कैसा है। तो इंडिया के रिवर को 2 ग्रुप में बांटा गया है, हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम, मतलब कि 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन है इंडिया का, यानी कि हिमालय और पेनिसुला। तो हिमालयन और पेनिसुलर रिवर है, वो दोनों से बहुत ही अलग है। बहुत सारी नदी है वो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब होता है कि वैसी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता हो, ठीक है। वैसी नदी जो, और कुछ ऐसी भी नदी है जो बारिश के दिनों में भर जाती है, कुछ ऐसी भी नदी है जो बर्फ़ के पिघलने से भरती है, ठीक है।
तो जो मेजर रिवर है हिमालयन नदी से निकलने वाली, वो इंडस है और ब्रह्मपुत्र है, जो नॉर्थ और माउंटेन रेंज से निकलती है और माउंटेन को काटते हुए जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो है पिक्चर, 2 पहाड़ है और उसके बीच से नदी निकल रही है, तो क्या बना रही है? जॉर्ज इसको बोलते हैं। तो हिमालयन रिवर जो है वो अंत में बहुत लंबा दूरी तय करती है और अंत में जाके समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, कुछ फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो अमेजन रिवर है। ठीक है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा बेसिन है तो कौन सा है? हमको लगता है गंगा है, आप सर्च कर लीजिएगा। जब नदी अपने मार्ग से निकलती है तो इरोजन का काम करते हुए चलती है, इरोजन का काम करते हुए चलती है। ठीक है, और अपर कोर्स में जो होता है इरोजन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नदी का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो सिल्ट और सैंड आपके अपने साथ कैरी लेके चलती है। और मिडिल में आने के बाद और लोअर में आने के बाद ये नदियाँ जो है बहुत सारा स्थलाकृति बनाती है, जैसे मियांडर, ऑक्सबो लेक, ये सब बनाती है। ठीक है, तो हम लोग, और अब लास्ट में जब नदी ख़त्म होने वाली रहती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, हमको आप देखिए पिक्चर से समझाते हैं। ये मान लीजिए कि नदी का सोर्स है, यहाँ से नदी बहुत तेज़ी गति से बह रही है और जितना जो स्पेरिकल, ये एस साइज का जो शेप दिख रहा है, ठीक है, वो सब मियांडर कहलाता है। और यही मियांडर बहुत जब बहुत तिरछा हो जाता है तो नदी जब अपना कोर्स बदल लेती है तो इतना पार्ट जो होता है नदी से, मेन नदी से कट के अलग हो जाता है। तो कट के जब अलग हो जाता है तो इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। और नदी जब अंतिम छोर पर आती है ये वाला, तो यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो नदी जो है अपने रास्ते में बहुत सारे तरीक़ों से स्थलाकृति का निर्माण करती है। कहीं कहीं पर नदी लेक का भी निर्माण कर देती है। ठीक है, कहीं कहीं पर नदी जब बहुत उग्र हो जाती है तो बाढ़ भी ले आती है। कभी कभी नदी जो होता है, जैसे कोसी नदी है, वो अपना हमेशा रूट चेंज करते रहती है। तो कुछ ऐसे नदियाँ हैं जो हमारे देश के लिए बहुत यूज़फुल है, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो हमारे देश के लिए अभिशाप भी है। ये अपर कोर्स जो होता है बहुत फास्ट होता है, मिडिल कोर्स में नदियाँ थोड़ा स्लो होती है और लोअर कोर्स में बिल्कुल स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से नदी का पूरा रूट दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंडस वैली रिवर सिस्टम के बारे में, है ना। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक, वहाँ से निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद ईस्ट में लद्दाख से घुसती है इंडिया में। ठीक है, और बहुत सारा जॉर्ज का निर्माण करती है। बहुत सारी सहायक नदी जस्कर, नुब्रा, सायोक, हुजाना कश्मीर रीजन में जाके जुड़ जाती है। इंडिया जो इंडस नदी है फिर बल्तिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में गिलगिट में जाती है और एटोक माउंटेन से बाहर निकलती है। उसके बाद सतलुज, बीज, रावी, चेनाब, झेलम उसके साथ जाके मिल जाती है मिठानकोट पाकिस्तान में। उसके बाद इंडस नदी और दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में अरबियन सी के पास पहुंच जाती है कराची में। इंडस प्लेन जो है वो बहुत ही जेंटल स्लोप है, धीरे स्लोप है। इसका जो नदी का लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत में बहुत कम भाग है इसका। वर्ल्ड की जो है वो लंबी नदियों में से एक नदी इसका गिना जाता है। इसका 1/3 जो है वो लद्दाख, इंडिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में बाकी नदी बहती है। यानी 1/3 नदी इंडिया में बहती है और बाकी जो है पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो इंडस नदी सिस्टम में आपको इतना ही याद रखना है। फिर आते हैं गंगा रिवर सिस्टम। ये जो गंगा है उसको भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको पानी कहाँ से मिलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है। ये अलकनंदा में देव प्रयाग, है ना, में आकर के उत्तराखंड में मिल जाती है। ठीक है ना, तो भागीरथी और गंगा दोनों मिल जाती है कहाँ पर? देव प्रयाग में। उसके बाद इलाहाबाद में जाकर के यमुना के साथ भी ये मिल जाती है। इसमें पूरा भारत जो है नदियों से भरा हुआ है। जितना जो आपको लाइनिंग दिख रहा है वो सब नदी है, सब नदी है, बहुत नदी है। नदियों का तंत्र है भारत, पूरा भारत में बहुत सारी नदी है। गंगा नदी जो है, अब गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी के साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब नदी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय में और गंगा के पैरेलल बहती है ना। उसके बाद दाहिने से इलाहाबाद में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी ये नेपाल से निकलने वाली हिमालय है और जहाँ पर ये बहती है वहाँ पे बाढ़ लाने का काम करती है। हमेशा
वहाँ पे प्रॉपर्टी का और घर का नुकसान पहुँच जाता है बहुत सारा, है ना। एग्रीकल्चर यूज़ जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो जहाँ पर कोसी नदी बहती है वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बहुत रहती है। हर साल कोसी नदी में बिहार में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। मेन सहायक नदियाँ हैं, इसकी और भी जो सहायक नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, बेतवा और सोन। सोन छपरा में बहती है। ये सेमी एरिड रीजन में बहती है और ज़्यादा पानी इसमें रहता है। गंगा जो है वो ईस्ट में फरक्का की ओर चल पड़ती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, फरक्का की ओर चल पड़ती है। उसके बाद जो है नॉर्थ मोस्ट में गंगा डेल्टा बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो वेस्ट बंगाल में जो नदी बहती है गंगा, उसको वहाँ हुगली कहा जाता है, ठीक है। और बाद में फिर बे ऑफ बंगाल में जाके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और जैसी वेस्ट बंगाल में जाती है नदी का दो बाइफेक्रेट हो जाता है, यानी कि दो भाग में बढ़ जाती है। और उसका जो एक्सटेंशन होता है गंगा का, एक बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जाने के बाद, है ना, वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम मेघना पड़ जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का नदी बे ऑफ बंगाल में बहता है और वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में नोट लिखिए, तो आपको लिखना होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में जब मिलती है तो बे ऑफ बंगाल में के बहुत बड़े एरिए में डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा नाम है उसका, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। लेंथ जो है गंगा का वो 2500 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी जो है वो क्या करती है, एक अम्बाला जगह का नाम है, तो वाटर डिवाइड का काम करती है। इंडस नदी और गंगा नदी दोनों नदी को बीच से बांटने का काम करती है अम्बाला जो पंजाब में है सो, ठीक है। और ये जो वाटर डिवाइड है वो 1800 किलोमीटर तक है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि 6 किलोमीटर 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, यानी कि जो गंगा नदी का जो रास्ता है हर 6 किलोमीटर पर 1 मीटर वो ढलान पर चली जाती है, ठीक है। यानी कि हम, क्योंकि कभी भी पानी बहेगा तो ऊंचाई से नीचाई की ओर बढ़ेगा, तो हर 6 किलोमीटर पर लो एरिया हो जाता है गंगा नदी को बहने के लिए, ठीक है। और बड़ा बड़ा मियांडर जो है वो ये गंगा नदी बनाती है, ठीक। अब है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में निकलती है मानसरोवर लेक से, है ना, जहाँ से इंडस और सतलज निकलती है। ये इंडस नदी से थोड़ा सा बड़ा है और ये ईस्ट की तरफ पैरेलल बहती है हिमालय पर्वत में और नामचा बड़वा तक पहुँचती है और वहाँ से यू टर्न मारती है और अरुणाचल प्रदेश में घुस जाती है। उसके बाद यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो इसका नाम दियांग रहता है। उसके बाद फिर दिवांग हो जाता है, लोहित है। ये सब सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की आसाम में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ठीक, उसको सांगपो नदी कहा जाता है तिब्बत में और जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है ना। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी में। इसके पास कम पानी रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कोल्ड रीजन है और ड्राई रीजन है। इंडिया में जब ये पास करती है तो बहुत बारिश का मौसम रहता है उस समय, तो बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, जिस कारण आसाम में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, यानी नदी है और बीच में आइलैंड है। हर रेनी सीजन में क्या होता है कि नदियों का बांध टूट जाता है और आसाम और बांग्लादेश दोनों जगहों पर बाढ़ आता है, जिससे बहुत सारा धन और जन की हानि होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है रिवर जो है बहुत ही खतरनाक है इंडिया के लिए, ठीक है। अब है पेनिसुलर रिवर। अब जो हम लोग हिमालयन रिवर पढ़ लिए, इंडस नदी के बारे में पढ़ लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लिए, गंगा नदी के बारे में पढ़ लिए, यमुना के बारे में जान लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिसुलर इंडिया में वो वेस्टर्न घाट है, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है वो आपको इस साइड में आपको मिलेगा। गोवा, पुणे, महाराष्ट्र जिधर है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, ये सब जो है वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है वाटर डिवाइड का काम करता है। बहुत सारी जो पेनिसुलर रिवर है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, बहुत सारी नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा वो ईस्ट की ओर बहती है और सब बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारा जब ये किनारे पे वेस्टर्न घाट पर ये जाती है तो
तो ये बहुत स्लो हो जाती है और बहुत पतला पतला नहर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नर्मदा और तापी जो है वो ऐसी दो नदी है जो वेस्ट की ओर बहती है और जा कर के अरेबियन सी में गिरती है, और साइज में जो ताप्ती और नर्मदा है बहुत छोटी है। तो हम लोग नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा जो है वो अमरकंटक हिल से निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, और वेस्ट में ये रिफ्ट वैली से गुजरती है, यानी माउंटेन के बीच से अलग अलग है ना पिक्चरिक सीनरी बनाते हुए निकलती है ना। पिक्चराइसिक लोकेशन इसका है बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पे, क्योंकि वो पठार में बहती है। मार्बल लॉक जो है जबलपुर में, वहाँ पर नर्मदा जो होता है वो डीप जॉर्ज में बहती है, और जब पहाड़ के ऊपर से गिरती है तो एक बहुत अच्छा सुंदर सा धुआंधार फॉल्स यानी वाटर फॉल्स का निर्माण करती है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। नर्मदा की जो और सहायक नदियाँ हैं बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है, उतनी बड़ी बड़ी इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। ये मध्य प्रदेश, गुजरात इस सब में बहती है, ठीक है। अब है तापी बेसिन, तापी नदी। तो तापी जो नदी है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और नर्मदा के पैरेलल ही बहती है, और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये नदी मुख्य रूप से बहती है, ठीक है। और अंत में सभी नदी ईस्ट में गिरती है, ये नदी वेस्ट में अरबियन सी में जाके मिल जाती है। वेस्ट में जो नदी बहती है तो साबरमती, माही, ठीक है, पेरियार, और एक है भारत पूजा, ये सब नदियां हैं, ठीक है। जो और भी नदी है जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है, गंगा और ताप्ती के अलावा, ठीक है। अब जो है हम लोग को पढ़ना है गोदावरी बेसिन के बारे में। तो गोदावरी जो है वो दक्षिण गंगा यानी कि पेनिसुलर रिवर का सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट में निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। इसका लेंथ जो है 1500 किलोमीटर है। कितना लेंथ है भाई? 1500 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये बेसिन जो है वो महाराष्ट्र में 50% बहती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। गोदावरी के साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ जुड़ जाती है, जैसे पूर्णा है ना, वार्धा है ना, प्राणहिता, मांजरा, ये सब सहायक नदियाँ हैं किसकी? गोदावरी बेसिन के, ठीक है। ये इतनी बड़ी नदी है इसलिए इसका नाम दक्षिण गंगा पड़ गया है, तो इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से ये उड़ीसा के थ्रू बहती है। उड़ीसा से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इसका लेंथ जो 860 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बहती है, ठीक है। अब जो है कृष्णा बेसिन, और ये छोटी छोटी नदियां हैं, इससे सवाल कम बनते हैं, लेकिन पढ़ाई में तो हम लोग सब पूरा पढ़ेंगे, इसलिए सबका नोट्स बनाना ज़रूरी है। ये जो है कृष्णा बेसिन वो जो है महाबलेश्वर में जब स्प्रिंग का मौसम आता है, जब बारिश होता है, तब ये नदी बहुत अच्छे से उसमें पानी रहता है, ठीक है। और 1400 किलोमीटर की लंबी नदी है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जो के पास ये पहुंचती है, चाहे गिरती है उसमें, तुंगभद्रा, कोयान, घटक प्रभा, मूसी, भीमा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये जो अपना ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शेयर करती है, यानी कि इसका जो है अपना पानी का जो तलछट होता है इन स्टेट में गिराती है, ठीक है। अब है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है वेस्टर्न घाट से, और बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है तमिलनाडु को होते हुए। टोटल हाइट जो है इसका 760 किलोमीटर है। मेन सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये सब सहायक नदी है। ये जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, कावेरी नदी तट कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरनी नदी, सुवर्णरेखा नदी, ये सब एग्जाम्पल है। सबको एटलस पे लोकेट करना है, ठीक है। कुछ डिड यू नो में फैक्ट दिया हुआ है। 71% वर्ल्ड का जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है। 97% जो है पानी वो साल्ट है। 3% जो है फ्रेश वाटर है, ठीक है, पीने के लिए, यानी पीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा कम है। अब है लेक्स। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में। लेक्स 3 तरह से बनाए जा सकते हैं। एक लेक नेचुरल होता है, एक लेक आदमी मैन मेड बनाता है, ठीक है, एक लेक जो होता है सीजनल होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से हम लोग बिल्कुल याद होगा, जम्मू कश्मीर में एक लेक है डल लेक। बहुत सारे पिक्चर का वहाँ शूटिंग होता था पहले। वहाँ शिकारा चलता है जिसको हाउस बोट कहते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट लोग उसमें घूमने जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक लेक का ही एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारा लेक है इंडिया में, ठीक है।
अब देखिए श्रीनगर, अब देखिए श्रीनगर, नैनीताल और दूसरा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारा लेक है जो आज भी एट्रैक्टिव मतलब डेस्टिनेशन बना हुआ है। ये लेक जो होता है, इन सब लेक पर टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और ह्यूमन बींग को बहुत सारा फ़ायदा भी पहुंचता है और देश की इकोनॉमी में भी मदद करता है। इंडिया में बहुत सारे लेक हैं, ठीक है, सबका साइज, लोकेशन सबका अलग अलग है। कुछ लेक में परमानेंट पानी रहता है, किस लेक में वर्षा में पानी आता है, कोई सेमी एरिड है, पानी रहता है, नहीं भी रहता है कभी कभी। कुछ लेक्स ऐसे हैं जो ग्लेशियर के पिघलने से भर जाते हैं। कुछ लेक जो है वो ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण ह्यूमन उसको जानबूझ के उसमें पानी को कैनल के माध्यम से पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सब जो है लेक निर्माण होने की प्रक्रिया सब है, ठीक है। उसी प्रकार से जब नदी कटता है, कट ऑफ होता है तो ऑक्सबो लेक बनता है ना, चिल्का लेक, पुलकित लेक, ठीक है, कोल्लूर लेक, ये सब एग्जाम्पल है लेक का। लेक जब किसी रीजन का रहता है, लेक किसी डिसीजन का सीजनल लेक रहता है, ठीक है, किसी रीजन में मौसम जब आता है बारिश का तब लेक में पानी आता है। राजस्थान में एक सांभर लेक है, वैसा लेक है जो साल्ट वाटर का लेक है, इससे नमक बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा फ्रेश वाटर लेक है, जैसे वुल्लूर लेक है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, डल लेक है, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट जो है फ्रेश। उसके बाद एक और लेक है बारा पानी, ये सब फ्रेश वाटर लेक है। इसका पानी बहुत ही साफ़ है और स्पोर्ट्स के लिए, उसमें घूमने के लिए, उसमें एंजॉय करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए ये सब लेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेचुरल लेक के अलावा लेक के ऊपर है ना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जाता है और विद्युत पैदा की जाती है। उसी तरह से गुरु गोविंद सागर के नाम पर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया गया है और उससे बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। लेक्स जो है वो ह्यूमन बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवर के फ्लो को बना के रखता है। नदी में अगर ज़्यादा पानी हो गया तो लेक में चला जाता है, जिससे कि बाढ़ नहीं आता है। लेक जो होता है उससे बिजली भी पैदा होता है। क्लाइमेट को मॉडरेट किया जाता है, इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, नेचुरल ब्यूटी को बनाता है और रिक्रिएशन और टूरिज्म का साधन बनता है, ठीक है। तो लेक जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में रिवर्स का क्या उपयोग है। रिवर जो है फंडामेंटल इम्पोर्टेंस यानी कि मूलभूत ज़रूरत है ह्यूमन सोसाइटी का। वाटर जो है, वाटर रिसोर्स बहुत ही इसेंशियल रिसोर्स है ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। बिना वाटर के आदमी बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। आदमी का जितना सेटलमेंट हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है। तो जहाँ जहाँ नदी है उसके किनारे शहर बसा हुआ रहता है, क्योंकि पहले के ज़माने में भी जहाँ नदी रहती थी वहीं लोग रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदी जो है वो इरिगेशन के लिए पानी देता है। नेविगेशन मतलब शिप का आना जाना भी इरिगेशन से होता है। बिजली पैदा भी नदी के माध्यम से होता है, ठीक है। मछली पालन भी नदी में होता है। तो नदी जो है बहुत ही सोर्सफुल और बहुत बेनिफिशियल होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। तो नदी जो है इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर द इकोनॉमी। तो आप लोग को ये सब जो है कारण लिखना है, ठीक है। अब जो है सबसे बड़ा कंसर्न की बात है रिवर पॉल्यूशन। तो रिवर पॉल्यूशन का मतलब होता है नदी को प्रदूषित करना। तो हम लोग बड़े मतलब विद्वान लोग हैं और हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि नदी को गंदा करना अपराध है, बेकार है, नुकसान पहुंचता है। पीने का पानी 0.3% बचा हुआ है फ्रेश वाटर, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को कहाँ से फिर पानी आएगा, ये लोग सबको पता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, घर का कचरा, म्यूनसिपल कचरा, इंडस्ट्री का कचरा, सारा कचरा, जानवरों को नहाना, सब कुछ जो है नदी में, पूजा पाठ करते हैं नदी में जाके डाल देते हैं सारा कचरा। दुर्गा पूजा करते हैं, उसका जो मूर्ति उर्ति होता है सब नदी में जाके भसा देते हैं। तो ये सब जो है कचरा जो है फैलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मतलब नदी जो है, कोई भी नदी आप देख लीजिए आज के डेट में, फ्रेश नदी कहीं नहीं मिलेगी। आप 10 दिन नहाइएगा नदी में तो आप बीमार पड़ जाइएगा, इतनी पॉल्यूटेड हो चुकी है नदी। तो नदी को साफ करने के लिए नेशनल रिजर्व रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP चलाया गया है, जिसमें गंगा एक्शन प्लान जो है गैप लागू किया गया था 1985 में। गंगा एक्शन प्लान के तहत जो है ना,
उसके बाद नदी के पानी को इम्प्रूव किया जाता है, साफ़ सफाई किया जाता है। बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन गंगा नदी का स्थिति चाहे यमुना नदी का स्थिति वैसा का वैसा ही रह गया है। ठीक है, तो अब जो है नदी का जो पानी का स्तर जो है वो धीरे धीरे कम रहा है। ठीक है, क्यों कम रहा है भाई? क्योंकि हम लोग अनट्रीटेड स्वेज, इंडस्ट्री का कचरा है ना, खराब जो पानी होता है, पानी वो सारा हम नदी में उड़ेल देते हैं, जिससे पानी, नदी का पानी का क्वालिटी घट जाता है। फिर नदी को साफ़ भी नहीं करते हैं, इसलिए गंगा नदी जो है बिल्कुल डेल्यूट हो चुका है और पोल्यूशन से भर गया है ना। 20 किलोमीटर लंबा जो है 20 किलोमीटर लंबा नदी के किनारे पर सिटीज़ का बसना, ये बहुत ही नदी के लिए हानिकारक है। और जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इस कारण से नदी जो है और ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि नदी को पोल्यूशन से बचाया जा सके, बहुत सारा एक्शन प्लान लाया जा सके ताकि नदी को बचाया जा सके। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एक्शन प्लान हो सकता है जिससे हम नदी के पानी को बचा सके? क्या नदी हमारे जो पोल्यूटेड रिवर है हमारे हेल्थ को प्रभावित करती है? तो इन सब विचारों के, इन सब प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। सोचना ये है, थिंक अबाउट, सोचना है कि आदमी का जीवन क्या बिना फ्रेश वाटर के हो सकता है। और क्लास में क्या करना है? वाटर इसेंशियल, वाई इज वाटर इसेंशियल, विदाउट वाटर कैन अ ह्यूमन बी अलाइव। तो इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, तो आपको तो पता होगा पानी का स्कार्सिटी गर्मी के दिन में इतना ज़्यादा हो जाता है। कई जगह है, लातूर है, राजस्थान है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ जगह हैं बहुत ही दूर दराज के इलाके जहाँ पर पानी लाने के लिए 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है लोगों को। और हम लोग जो होता है पानी को इतना बर्बाद करते हैं, बेसिन में पानी बर्बाद करते हैं, बाथरूम में पानी बर्बाद करते हैं, ओवर इरिगेशन करके पानी बर्बाद कर देते हैं। हम लोग कीमत तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम लोग को उसकी कमी से उसकी कमी हमको नहीं होगी, तब तक हम कीमत नहीं समझेंगे। इसलिए पानी से बड़ा कोई रिसोर्स है नहीं, तो पानी को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी, आपकी, सरकार की, सबकी जिम्मेदारी है। जल ही जीवन ऐसे ही नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जल को बचाना है। जहाँ आप लोग जितना कर सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में उतना जल को बचाइए, क्योंकि आने वाले जनरेशन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, स्कार्सिटी ऑफ वाटर का। ठीक है, यहीं तक था आपका चैप्टर। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के बारे में। कमेंट कीजिए आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सारा चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने में कहीं त्रुटि या कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और फीडबैक आप दीजिएगा तो मैं वीडियो को और सुधार करके और अच्छे से बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, गुड नाइट।